नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से। जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, ये सेशन होने वाला है आपका मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से संबंधित। तो ये जो साइकोलॉजी है, इसकी जो महत्वता है, आप सभी परिचित हैं इससे कि यह जो साइकोलॉजी है, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी टेस्ट हों, स्टेट के हों, सेंट्रल के हों, या इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, मेन एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं, सभी में ये मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के उत्पत्ति के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्या मनोविज्ञान शुरू से ही इस प्रकार का था जिस प्रकार का व्यवस्थित रूप से आज हमें दिखाई देता है, या फिर इसमें कोई बदलाव हुआ है, और फिर मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, कि मनोविज्ञान है क्या, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। और इसके अलावा मनोविज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ एवं क्षेत्र। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, अर्थ एवं क्षेत्र। तो हम जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, पहले सबसे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि जो मनोविज्ञान है इसका इतिहास बहुत पुराना है, यानी कि मनोविज्ञान का जो हमें इतिहास मिलता है वो हमें बहुत पुराना मिलता है। मनोविज्ञान के बारे में जो चर्चा हैं, बातें हैं, वो बहुत पुराने समय से हमें मिलती हैं। लेकिन जो आपको मनोविज्ञान इस समय दिखाई देता है, यानी कि जो इसका संगठन है, मनोविज्ञान का जो संगठन है वो नया है। इसका मतलब क्या है कि मनोविज्ञान के बारे में लोगों ने चर्चा करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जिस व्यवस्थित रूप में आज हमें ये दिखाई पड़ रहा है, किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। हाल फिलहाल में ही हुआ है मतलब कि इसके बारे में चर्चा कई हजार वर्षों से हो रही है, लगभग 2500 साल पहले से इसका इतिहास हमें मिलता है। लेकिन जो इसका संगठन है वो अभी नया है, वो कुछ ही सालों के अंतर्गत किया गया है। तो बात करते हैं कि मनोविज्ञान की जो इतिहास है, उत्पत्ति है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है सर। तो सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम है सर एबिंगहास। क्या है? मनोवैज्ञानिक का नाम है एबिंगहास। तो एबिंगहास बताते हैं कि ईसा पूर्व यूनान में 3 महान आत्माओं का जन्म हुआ। ईसा पूर्व यूनान में 3 महान आत्माओं का जन्म हुआ और वहां से उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई मनोविज्ञान की। तो एबिंगहास कहते हैं कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 5वीं जो शताब्दी थी, उसमें सबसे पहले यूनान में जो एक दार्शनिक हुए, उनका नाम क्या था? सुकरात। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा, सर दार्शनिक कौन होते हैं? तो दार्शनिक कौन होते हैं? तो जितने भी आपके सामने आज कोई भी विषय आप देखते हैं, उस विषय की शुरुआत दर्शन से होती है। दर्शन का मतलब होता है, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है एक विचार, कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार आता है। भाई यानी कि कोई खोज भी अगर हुई है तो वो पहले किसी विचार से ही शुरुआत हुई होगी उस खोज की भी। कोई व्यक्ति के कोई विचार आया होगा, फिर उसने उसके प्रति खोज की होगी। तो सबसे पहले जो भी नियम होते हैं, जो भी होता है, वो सभी क्या होते हैं? एक विचार होते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति का विचार होता है, फिर वह उस विचार पर आगे कार्य करता है। तो ये जो विचार होते हैं, उनके ऊपर जो विषय चलते हैं, उनको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। और जो उसमें विचार रखते हैं, जिनके विचार उसके अंतर्गत चलते हैं, वे कहलाते हैं दार्शनिक। तो मनोविज्ञान जो था, उस समय कोई विषय नहीं था, मनोविज्ञान कोई भी उस समय विषय नहीं था, वो केवल क्या था? दर्शन शास्त्र एक विषय चलता था। दर्शन शास्त्र मतलब जिसमें आप अपने विचार रखते हैं। तो उस समय एक दार्शनिक थे, उनका नाम क्या था सर? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में आपके एक दार्शनिक हुए हैं, और उन दार्शनिक का नाम है सर सुकरात। तो सुकरात ने उस समय कहा, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन भी करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा सर? कि मनुष्य को
मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये जो बात है ये आपको सीधे सीधे परिभाषा के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलती है कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया सर ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में सुकरात के द्वारा ये कथन कहा गया। इसका तात्पर्य क्या है? तो आज के संदर्भ में यदि हम मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं तो मनोविज्ञान की परिभाषा हमें मिलती है व्यवहार का विज्ञान। क्या मिलती है? व्यवहार का विज्ञान। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार है उस व्यवहार को समझ लें। उस व्यवहार को समझने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता है वो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि देखिए ईसा पूर्व जो 5वीं शताब्दी में सुकरात ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। और आज जो मनोविज्ञान की परिभाषा है, आज जो मनोविज्ञान की परिभाषा है उनमें हमें बिल्कुल समानता मिलती है। भाई आज भी हम व्यवहार का विज्ञान करके क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान को आज भी हम कह रहे हैं मनुष्य का अध्ययन करना, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही हम कह रहे हैं। और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भी यही बात किसने कही? सुकरात ने कही थी। इसलिए माना जाता है कि मनोविज्ञान का जो उद्भव हुआ है वो आपका ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ है। यहां से शुरुआत होती है। लेकिन आप यहां बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, भ्रम में ना रहें। अभी उसको मनोविज्ञान नहीं कहा गया है, केवल एक विचार रखा गया है कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इनके बाद आते हैं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में एक दार्शनिक होते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में एक दार्शनिक होते हैं, उनका नाम है सर प्लेटो। क्या है साहब? प्लेटो है और ये भी यूनान से ही हैं। ये भी यूनान से ही हैं और ये भी दार्शनिक हैं और ये प्लेटो हैं। इस समय प्लेटो कहते हैं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी जो है कि इस दुनिया में ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, 3 शब्द उन्होंने कहे सर कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि उन्हें चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्लेटो क्या कहते हैं कि 3 उन्होंने शब्द कहे, ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति। ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति ये तीनों एक दूसरे से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इनको चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता। तथा इसी समय प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर एक क्या पाई जाती है सर? आत्मा पाई जाती है। मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है सर? आत्मा पाई जाती है। और यही आत्मा के प्रभाव में, इसी आत्मा के प्रभाव में मनुष्य किसी परम सत्ता को क्या मान बैठता है? इसी आत्मा के प्रभाव में मनुष्य किसी परम सत्ता को ईश्वर मान बैठता है। हाँ सर, यह परिभाषा भी आपसे इसी क्रम में पूछी जा सकती है। क्या कहा ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्लेटो ने कि ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति ये एक दूसरे से आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि आप इनको चाहकर भी क्या नहीं कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य के अंदर एक आत्मा पाई जाती है और उस आत्मा के प्रभाव में वो किसी परम सत्ता को ईश्वर मान बैठता है। ये विचार जो दिया गया था, इन्होंने उस समय एक बुक लिखी थी, अपनी रिपब्लिक नाम से एक बुक लिखी थी सर। उस रिपब्लिक बुक में उन्होंने यह विचार दिया था सर। रिपब्लिक नामक बुक में उनके द्वारा ये विचार दिया जाता है। यहां पर देखिए जो ये बातें हो रही हैं, ये मनोविज्ञान जो है उसकी भूमिका तैयार हो रही है कि वो किस प्रकार से बनेगा। यहां से उसका थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, उसके बारे में लोगों को सोचने का एक क्षेत्र मिल रहा है कि भाई कोई एक ऐसी चीज भी हो सकती है उसके लिए, यानी कि यहां से उपज हो रही है मनोविज्ञान की। और अभी भी मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र में ही केवल ये बातें करी जा रही हैं सर, ठीक है ना। तो 2 आपके प्रश्न क्लियर होते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि 5वीं शताब्दी में कौन थे? सुकरात, और उन्होंने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। 4वीं शताब्दी में कौन हुए? प्लेटो, और उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि आप उन्हें चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य के अंदर एक आत्मा पाई जाती है, जिस आत्मा के प्रभाव में वह किसी परम सत्ता को क्या मान बैठता है साहब? ईश्वर मान बैठता है। अब बात करते हैं सर इससे आगे हम बात करें तो इससे आगे भाई 4वीं शताब्दी हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि प्लेटो के ही एक शिष्य आते हैं सर। प्लेटो के ही एक शिष्य हैं जिनका नाम है सर अरस्तु।
क्या है साहब नाम? अरस्तु नाम है। इनका जो समय मिलता है, इनका यानी कि जो जीवन काल मिलता है, वो मिलता है आपको 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक इनका समय मिलता है। ठीक है सर। अरस्तु का जो समय मिलता है 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व में। अब अरस्तु ने क्या किया सर? अरस्तु ने क्या किया कि अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। सबसे पहले अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में, यानी कि जो पहले बृहद विषय चल रहा था, विचारों का पहले जो बृहद विषय चल रहा था, उस दर्शन शास्त्र में अरस्तु ने सर्वप्रथम आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। ठीक है सर। सबसे पहले किसने की? अरस्तु के द्वारा शुरुआत की गई। दर्शन शास्त्र में सबसे पहले आत्मा के अध्ययन की शुरुआत किसने की सर? अरस्तु के द्वारा की गई थी। और ये शिष्य किसके थे? प्लेटो के शिष्य थे। और यही, यानी कि अभी थोड़ा ध्यान रखें आप, दर्शन शास्त्र एक बृहद विषय के रूप में चल रहा है और उसमें एक छोटा सा टॉपिक रख दिया गया है, आत्मा का अध्ययन। अभी आत्मा का अध्ययन है, कोई मनोविज्ञान नाम नहीं है उसका, कोई साइकोलॉजी नाम नहीं है। ठीक है सर। और यही जो आत्मा का अध्ययन है, यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर क्या बना सर? यही आत्मा का अध्ययन आगे चल के बना साइकोलॉजी, मनोविज्ञान बना। ठीक है ना। यही आत्मा का अध्ययन आगे चल के साइकोलॉजी और मनोविज्ञान बनता है। अब यही आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान बना। ठीक है। और इस आत्मा के अध्ययन की शुरुआत किसने की? अरस्तु ने की। इसलिए यहां पर देखिए सर, आपका एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि इसलिए अरस्तु को क्या कहा गया सर? मनोविज्ञान का जनक कहा गया। क्या कहा गया सर? मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु। ठीक है ना। अरस्तु को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। ठीक है। और आत्मा का अध्ययन ही आगे जाके मनोविज्ञान बना, इसलिए अरस्तु कहलाए मनोविज्ञान के जनक। ये आप ध्यान रखें सर। मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। लेकिन सर यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आपका यहां से कंप्लीट होता है कि एक मनोवैज्ञानिक है, दूसरे हैं, उनका नाम है कार्ल सनिक। क्या नाम है साहब? कार्ल सनिक उनका नाम है। तो कार्ल सनिक ये कहते हैं कि भाई आत्मा के अध्ययन के हिसाब से आप अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हो, जबकि इस आत्मा के बारे में सबसे पहले चर्चा अरस्तु के जो गुरु थे, है ना, अरस्तु के जो गुरु थे, यानी कि कौन थे? प्लेटो थे। तो आत्मा के बारे में सर्वप्रथम जो विचार दिया गया था वो तो प्लेटो के द्वारा दिया गया था। फिर आप किस आधार पर अरस्तु को मनोवैज्ञानिक मान रहे हो, मतलब मनोविज्ञान का जनक मान रहे हो? तो कार्ल सनिक इसमें ये कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से, कार्ल सनिक ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से कौन है? प्लेटो जो है, प्लेटो कौन है? मनोविज्ञान के जनक हैं। प्लेटो क्या है? मनोविज्ञान के जनक हैं। ये कौन कहते हैं सर? ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि भाई कार्ल सनिक के द्वारा, कार्ल सनिक जो है वो किसे मनोविज्ञान का जनक मानते हैं? तो वो मानते हैं सर प्लेटो को। और वास्तव में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, कंफ्यूज आपको यहां होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें आगे बात करते हैं सर। अब ये बातें शुरुआत हुई। अब यहां बात के बाद लगभग 2000 वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक, मतलब क्या हुआ? लगभग 2000 वर्षों तक कि आत्मा का अध्ययन कह दिया, आत्मा के अध्ययन की शुरुआत कर दी दर्शन शास्त्र में। इतना काम करने के बाद लगभग 2000 वर्षों तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। यह केवल और केवल इसी प्रकार से चलता रहा। कोई ज्यादा इसमें बदलाव नहीं हुआ कि जो हमें से पढ़ें उसके बारे में चर्चा करें, कोई नहीं। बिल्कुल ये मान लीजिए कि वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 2000 वर्षों के बाद, 2000 वर्षों तक जो विचार दिया गया था, उसके बाद पहली बार 16वीं शताब्दी में, पहली बार 16वीं शताब्दी में, यानी कि 2000 वर्षों तक हम इसको क्या पढ़ते रहे सर? 2000 वर्षों तक हम इसको केवल और केवल क्या? आत्मा का अध्ययन, और वो भी आत्मा का अध्ययन किसमें? दर्शन शास्त्र में हम इसमें पढ़ते रहे। इसी प्रकार से चलता रहा। लेकिन 2000 वर्षों के बाद 16वीं शताब्दी में 1590 ईस्वी में
1590 ईस्वी में एक यूनानी दार्शनिक हुए। देखिए ध्यान रखें, अभी तक आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी लोगों के नाम आए हैं वो सभी कहां से हैं? यूनानी हैं। यूनानी दार्शनिक हुए एक, उनका नाम था सर, ये आप ध्यान रखेंगे, रूडोल्फ गोइकले। रूडोल्फ गोइकले। रूडोल्फ गोइकले। इन रूडोल्फ गोइकले ने क्या सर, साइकोलॉजिया नाम से क्या लिखी सर? एक बुक लिखते हैं। इन्होंने साइकोलॉजिया नामक एक बुक लिखी और इसमें उन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए एक साइकोलॉजिया नामक एक बुक लिखते हैं और इसमें इन्होंने जो आत्मा का अध्ययन जो चल रहा था, आत्मा के अध्ययन की जो बात चल रही थी, उस आत्मा के अध्ययन के लिए क्या है? साइकोलॉजी शब्द दिया। आया आपके समझ में? यानी कि साइकोलॉजी को जो साइकोलॉजी नाम मिला वो पहली बार कब मिला? 16वीं शताब्दी में, 1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक रूडोल्फ गोइकले ने जब आत्मा के अध्ययन के लिए एक साइकोलॉजिया नाम से बुक लिखी तो उसमें उन्होंने इस आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द दिया। पहली बार इसका नामकरण, यानी कि तब तक ये किसके रूप में चल रहा था? दर्शन शास्त्र में केवल और केवल आत्मा के अध्ययन के रूप में चल रहा था। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि साइकोलॉजी किसके द्वारा नामकरण किया गया साहब? रूडोल्फ गोइकले के द्वारा किया गया। कब किया गया? 16वीं शताब्दी में और 1590 ईस्वी में किया गया। अब यहां से एक प्रश्न और उठता है सर कि कई लोगों में ये भ्रम होता है कि जो ये साइकोलॉजी जो शब्द है, ये साइकोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? कई मानते हैं साहब ये ग्रीक भाषा का शब्द है, कई मानते हैं सर इसको लैटिन भाषा का शब्द है। और हम जितनी भी वैज्ञानिक खोज हुई है, कोई नई चीज का नामकरण हुआ है, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो नामकरण होते हैं वो लैटिन भाषा के होते हैं। तो हम भी सीधा बता देते हैं कि भाई साइकोलॉजी लैटिन भाषा से हुआ है और कई लोग मानते भी हैं इसको लैटिन से। लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति बात करें तो साइकोलॉजी के बारे में कि भाई साइकोलॉजी जो है उसका जो नामकरण है वो किस भाषा के द्वारा हुआ है, तो यहां पर आप गौर करें, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है सर, साइके और लॉगस, इन दो शब्दों से मिलकर के आपका साइकोलॉजी बना हुआ है। किन किन से बना है? साइके से बना हुआ है और लॉगस से बना हुआ है। तो इसमें आप ध्यान दें, आप जो लॉगस लिखा हुआ है और लॉगस में यहां क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। लॉगस में क्या लिख रहा है सर? यहां पर यू लिखा हुआ है। तो ये यू हम किस में लिखते हैं? ग्रीक भाषा में LOGOS नहीं लिखते हैं, इसे LOGUS लिखते हैं। तो एक तो इसका ये प्रमाण है कि भाई ये ग्रीक भाषा का है, और एक जो साइके शब्द है ये स्वयं ग्रीक भाषा का है। तो इसलिए माना जाता है कि सर जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर आपसे भी पूछा जाए, ये बिल्कुल पूछा जाता है कि भाई साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है सर, और इसका जो समर्थन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? गैरेट के द्वारा भी समर्थन इसका किया गया कि भाई जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यहां तक हमारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब हम इसमें आगे चर्चा करते हैं। तो अब ऐसा हुआ इसके आगे, अब क्या था कि साइकोलॉजी जो था केवल नामकरण हो गया था, आत्मा के अध्ययन के रूप में दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जा रहा था। अब इसके जो शिक्षक थे उन्होंने देखा कि भाई इसको कोई भी क्या है सीरियस नहीं लेता, इसको कोई भी इंपोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। तो इसको इंपोर्टेंस ही दिलाने के लिए सबसे पहले एक यूनानी, देखिए सर अभी तक यूनानी लोग ही इसके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनानी है और यूनानी दार्शनिक है, उनका नाम क्या है साहब? देकार्ते है। क्या है? यूनानी दार्शनिक है और उनका नाम है देकार्ते। क्या है साहब? देकार्ते। उनका जो जीवन काल मिलता है, हमें मिलता है 1596 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। किसका मिलता है साहब? देकार्ते का जीवन काल मिलता है। तो देकार्ते ने देखा कि जितने भी विज्ञान से संबंधित विषय हैं, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, कोई भी हो, उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है साहब, उन विषयों को बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो इन्होंने देखा भाई हमारे विषय को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने क्या चाहा कि जो आत्मा का अध्ययन है, जिसे अभी साइकोलॉजी नाम दे दिया गया है, उसका मैं शिक्षक हूं। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई इसको हम दर्शन शास्त्र से हटा करके किस में ले जाएं? भौतिक विज्ञान में क्यों ना जोड़ दें।
जैसे दर्शन शास्त्र में जोड़ दिया ऐसे भौतिक विज्ञान में जोड़ दो, तो भौतिक विज्ञान में इसको जोड़ देते हैं। ये इनका विचार था, इन्होंने ये विचार रखा। तब 4 दार्शनिक थे सर, उनका नाम क्या है? हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा। ये 4 सब दार्शनिक हैं। इन्होंने कहा कि भाई भौतिक विज्ञान में हम उन चीजों को रखते हैं, उन विषयों को रखते हैं जिनकी कोई माप हो, परिमाप हो, जो दिखते हो, उसकी कोई लंबाई हो, कोई चौड़ाई हो, कोई दिशा हो, ऐसी चीजों को हम क्या किसके अंदर रखते हैं? भौतिक विज्ञान के, जिनको हम नाप सकें, देख सकें, इस प्रकार की। और आपका विषय क्या है सब? आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा के अध्ययन की अगर आप बात कर रहे हैं तो आत्मा के अध्ययन में ना तो कोई जानता है आत्मा, ना तो किसी ने देखी, ना उसको किसी ने देखा, ना छुआ, ना किसी को उसकी माप पता, कितना परिमाण है, कितना परिमाप है, क्या दिशा है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको आप किस में जोड़ रहे हो? भौतिक विज्ञान में। तो इन्होंने इसका सर पुरजोर विरोध किया। किसने किया? हॉब्स ने किया, लॉक ने किया, कांट ने किया और स्पिनोजा ने किया। और यह विचार जो देकार्ते का था वो यहीं खत्म हो गया, यानी कि इसको भौतिक विज्ञान में नहीं जोड़ा गया। ठीक है सर, इसको भौतिक विज्ञान में नहीं जोड़ा जा सका। अब ये यहां पर जो 16वीं शताब्दी है वहां तक का मनोविज्ञान का इतिहास खत्म होता है। तो क्या इसका इतिहास रहा है सर? ठीक है ना, 16वीं शताब्दी का उस पर हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान जो है, ठीक है ना, मनोविज्ञान के बारे में एबिंगहास ने बताया कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में कौन हुए साहब? सुकरात हुए। उन्होंने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। 4वीं शताब्दी में कौन हुए सर? प्लेटो हुए। उन्होंने आत्मा, मनुष्य, ईश्वर, ये वाली बात की, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, रिपब्लिक नाम से उन्होंने बुक लिखी। और 384 ईस्वी पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक जो इनके शिष्य हुए अरस्तु, उन्होंने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की दर्शन शास्त्र में, और यही आगे जाकर क्या बना? मनोविज्ञान बना। इसलिए इनको क्या कहा गया? मनोविज्ञान का जनक। ठीक है सर। और कार्ल सनिके कहते हैं कि नहीं भाई, हम किसे मानते हैं मनोविज्ञान का जनक? हम मानते हैं सर इनके गुरु प्लेटो को। और 2000 वर्षों तक यह विचार इसी प्रकार से चला। फिर सबसे पहले फिर 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोएकले के द्वारा साइकोलॉजी नाम से बुक लिखी गई और उनमें उन्होंने साइकोलॉजी का नामकरण किया। ठीक है। फिर आता है कि भाई ये साइकोलॉजी जो है किस भाषा का शब्द है? तो जो साइकोलॉजी जो भाषा का शब्द है वो है आपका ग्रीक। इसका समर्थन गैरेट करते हैं। और फिर यूनानी दार्शनिक देकार्ते के बारे में आता है कि उन्होंने इसको भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा के विरोध के कारण इसको उसमें नहीं जोड़ा जा सका। यह आपकी 16वीं शताब्दी तक होती है कंप्लीट इसका इतिहास। और 16वीं शताब्दी में पूछा भी जा सकता है कि भाई 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को क्या माना गया था? तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी, यानी कि मनोविज्ञान का जो टाइटल था तब तक, वो क्या था? आत्मा का अध्ययन। अब इसकी जो परिभाषा चेंज होती है, जो इसका टाइटल चेंज होता है, वो मिलता है सर आपको 17वीं शताब्दी में। किसमें मिलता है साहब? 17वीं शताब्दी में इसका टाइटल चेंज होता है 17वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में क्या कहा जाता है सर? देखें, बात करते हैं हम। तो 17वीं शताब्दी में अब देखिए इटली के एक दार्शनिक आते हैं। क्या आते हैं? इटली के दार्शनिक हैं और इनका नाम क्या है साहब? पंपोनोजी। इनके नाम ही आपको अजीब मिलेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। इटली के दार्शनिक हैं और इनका नाम क्या है साहब? पंपोनोजी है। पंपोनोजी इनका नाम है। और इन्होंने जो आत्मा के अध्ययन की जो विषय वस्तु चल रही थी उसको इन्होंने नया अभिप्राय दिया। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो आत्मा के अध्ययन के रूप में चल रहा था, इसे इन्होंने नाम दिया मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान। यानी कि अब जो साइकोलॉजी है उसकी आपकी परिभाषा चेंज हो गई सर। इटली के दार्शनिक पंपोनोजी ने 17वीं शताब्दी में से क्या कहा? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। ध्यान रखें, अब भी जो साइकोलॉजी है वो दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में या उसके टॉपिक के रूप में ही पढ़ाया जा रहा है और उसे क्या नाम दिया गया है? मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है।
इस पर चर्चा करते हैं सर। मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान, जब इन्होंने इसका नामकरण मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान पर किया तो हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा जो उस समय विरोध कर रहे थे उसको भौतिक विज्ञान में जोड़ने से उस समय हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा ने इस जो विचार था इसका समर्थन किया। ये आपको याद रखने में, स्मृति रखने में मदद करेगा कि भाई जो हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा जो देकारते थे उनके समय पर जो उसका विरोध कर रहे थे उन्होंने यहां पर इसका क्या किया साहब, समर्थन किया। ठीक है ना, कि इसको मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाए। लेकिन सर ये ध्यान रखें आप कि 19वीं शताब्दी आते आते, यानी कि ये जो विचार था वो लगभग 200 वर्षों तक इसी प्रकार से विचार चला, 200 वर्षों तक ये इसी प्रकार से विचार चला। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते, यानी कि 200 वर्षों बाद 19वीं शताब्दी आते आते ये विचार जो है वो भी धूमिल होने लगा। यानी कि इस विचार से भी लोगों का भरोसा उठने लगा और अब लोगों की मांग थी कि भाई इसको कुछ नई तरीके से परिभाषित किया जाए, क्योंकि ये फिट नहीं बैठ रहा था। क्यों नहीं बैठ रहा था, उसका कारण है 17वीं शताब्दी में पंपोनोजी कहते हैं से मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। अब एक बात पर अगर आप गौर करें तो मन का मतलब तात्पर्य हम लेते हैं अपने हृदय से। किससे लेते हैं साहब, अपने हृदय से लेते हैं, हार्ट से लेते हैं हम, है ना। मन होता है कि भाई मेरा मन इस काम का कर रहा है, इस कार्य का नहीं कर रहा है, मतलब हम हृदय की सुनते हैं वहां पर। और मस्तिष्क हमारा अलग होता है, मस्तिष्क का सोचना अलग होता है, मन का सोचना अलग होता है। लेकिन जो चीजें बिल्कुल विपरीत है, और ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा मन कहता है वो हमारा मस्तिष्क नहीं कहता, तो जो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं वो आपने साथ रख दी, उनको एक नाम से परिभाषित कर दिया, मन और मस्तिष्क एक नाम से परिभाषित कर दिया। तो इस वजह से ये जो विचार है ये भी धूमिल होने लगा। लोगों के प्रश्न उठने लगे कि भाई मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मन का हमें अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों के कारण ये भी क्या है, विचार धूमिल होने लग गया। और फिर 19वीं शताब्दी में इसको एक क्या है, नया विचार दिया गया। ठीक है सर, 19वीं शताब्दी में इसको क्या विचार दिया गया, इस पर हम बात करेंगे सर अगले सेशन में। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आपका मनोविज्ञान है, अब मनोविज्ञान अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका इतिहास क्या रहा है। 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान रहा, और क्यों ने और किसके द्वारा किया गया, किसने समर्थन दिया, ये हम चर्चा कर चुके हैं। 17वीं शताब्दी में इसका अलग विचार बदला, उस पर भी हमने बात कर ली है, किसने इसका समर्थन किया, किसने इसका समर्थन नहीं किया। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। दो इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके क्लियर हुए हैं। कौन से, कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, कार्ल सनेक के द्वारा मनोविज्ञान का जनक कौन है। ठीक है सर। इसी प्रकार से आपकी जो मनोविज्ञान जो विषय है उसको इसी प्रकार से हम एक दूसरे से कड़ियों को जोड़ते हुए इसे बड़े हिसाब से पढ़ेंगे। और आपको कई बच्चों को क्या होता है कि ये ज्यादातर बच्चों के पास स्कूल में या ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये हमें टफ लगता है। पर बिल्कुल आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको एक कहानी की तरह, एक कहानी जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उस प्रकार से आपको बिल्कुल याद होगा। पंपोनोजी, कांट, हॉब्स, स्पिनोजा, अरस्तु, इनसे मतलब ये ऐसा लगेगा कि ये हमारे ही कोई चिर परिचित नाम है। इसी प्रकार से हम कड़ियों को जोड़ते हुए, देखिए सर दो चीजें होती हैं। एक नाम है अवधारणा, ये भी मनोविज्ञान के ही शब्द हैं, अवधारणा है। और एक है स्मृति। तो जब हम चीजों को स्मृति स्तर पर काम करते हैं, यानी कि चीजें हमने देखी और उनको रट लिया, तो वो हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रहती है। लेकिन जब हम अवधारणा के साथ कार्य करते हैं, ये अवधारणा वाला कार्य है कि चीजें, फैक्ट्स तो हमको याद रखने हैं, तथ्य हमको याद रखने हैं, लेकिन उनको एक अवधारणा के साथ हम याद रखें, एक कहानी के तौर पर, इतिहास के तौर पर अगर आप याद रखेंगे तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी में एक हमने बिल्कुल जो अभी चर्चा की, बिल्कुल एक कहानी के तौर पर आपसे चर्चा की, और आपको पता नहीं है इसके अंदर आपके कम से भी कम नहीं तो साइकोलॉजी के 20 से 25 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हम बिल्कुल आसानी से और आराम से इनको करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी, ये मेरा विश्वास है सर। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से आपको आ जाएगी। अब आपसे सर मिलेंगे हम अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं सर क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आप इसमें अपना रिव्यू दें, क्योंकि जब छात्र प्रोत्साहन करते हैं तो हमें कुछ नया और कुछ बढ़िया करने की और क्या है, हमें उत्साह हमें जागता है। तो मिलते हैं सर अगले सेशन में। मैं हर्षवर्धन आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।